तो आज हम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संवदिया की दुनिया में उतर रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पूरे अंचल, एक पूरे इलाके की आत्मा को समझने की एक कोशिश है। बिल्कुल। और रेणु जी की यही तो खासियत है, वो किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की धड़कन को अपनी कहानियों में पकड़ लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। उनकी भाषा में उस जगह की मिट्टी की महक होती है। संवदिया इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ। ये कहानी एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में है जो अब लगभग खत्म हो चुका है, संदेशवाहक। हाँ। लेकिन ये सिर्फ संदेश पहुंचाने की कहानी नहीं है, ये संदेश के पीछे छिपी भावनाओं, संवेदनाओं और एक इंसान के अंदर चलने वाले द्वंद्व की कहानी है। चलिए तो फिर सीधे कहानी में ही चलते हैं। कहानी का नायक है हरगोबिंद, गांव का संवदिया। और कहानी शुरू होती है उसकी हैरानी से। उसे गांव की बड़ी हवेली से बुलावा आया है। और वो हैरान है। वो हैरान इसलिए है क्योंकि डाक और तार के जमाने में भला अब एक संवदिया की जरूरत किसे पड़ गई। और ये सिर्फ कोई आम बुलावा नहीं है, ये बड़ी हवेली से आया है। वो हवेली जो कभी गांव की शान हुआ करती थी, जहां दिन रात रौनक रहती थी। हाँ। लेकिन अब वो एक खंडहर से ज्यादा कुछ नहीं। तो हरगोबिंद को हवेली का माहौल सूंघ कर यह अंदाजा हो जाता है कि मामला संगीन है। बिल्कुल। कोई ऐसा राज है, कोई ऐसी बात है जिसे चिट्ठी में नहीं लिखा जा सकता। हाँ, वो सोचता है कि ये कोई गुप्त संदेश है जिसे चांद सूरज भी न जान सकें। और जब वो अंदर पहुंचता है तो हवेली की दुर्दशा देखकर उसका दिल बैठ जाता है। हवेली की बड़ी बहुरिया, जो कभी उस घर की रानी थी, आज खुद सूप में अनाज लेकर फटक रही है। और ये देखते ही हरगोबिंद का मन अतीत की यादों में डूब जाता है। हाँ। ये एक बहुत शक्तिशाली दृश्य है। उसे याद आता है कि कैसे इसी हवेली में नौकर चाकरों की फौज होती थी। और बड़ी बहुरिया के हाथ, ये वही हाथ थे जो कभी सिर्फ मेहंदी लगाने के लिए उठते थे। और आज उन्हीं हाथों से वो अपना पेट भरने के लिए अनाज साफ कर रही है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे सामंती दौर के पतन की तस्वीर है। उसे सब कुछ एक एक करके याद आने लगता है। कैसे बड़ी बहुरिया के पति, बड़े भैया की मौत के बाद उसके देवरों ने जायदाद के लिए झगड़ा किया, सब कुछ बांटकर शहर चले गए। हाँ, और अपनी भाभी को उस टूटी फूटी हवेली में अकेला छोड़ दिया, तो एक खर्ता तक नहीं भेजते। और बंटवारा भी कितने अपमानजनक तरीके से हुआ था। रेणु जी ने उसकी तुलना महाभारत के द्रौपदी चिरहरण से की है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। गहनों और सामान के साथ साथ उन लोगों ने बड़ी बहुरिया की बनारसी साड़ी के भी 3 टुकड़े करके आपस में बांट लिए थे। सोचिए, ये किसी औरत के सम्मान पर सबसे बड़ा हमला था। और ये अपमान का सिलसिला आज भी जारी है। ठीक जब हरगोबिंद वहां पहुंचा है, गांव की एक मोदियाइन बनियान, हाँ, आंगन में बैठकर उधार के पैसे मांग रही है और बड़ी बहुरिया को खरी खोटी सुना रही है। और बड़ी बहुरिया, वो बेचारी अपमान का घूंट पीकर चुपचाप सुन रही है। बिल्कुल। उसके पास जवाब देने के लिए न शब्द है न हिम्मत। इस घटना का कहानी में होना बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि बड़ी बहुरिया का दुख सिर्फ अकेलापन या गरीबी नहीं है, बल्कि रोज रोज का अपमान भी है। हाँ, उसका स्वाभिमान हर पल कुचला जा रहा है। इसी घटना के बाद उसका सब्र का बांध टूट जाता है। बिल्कुल। मोदियान के जाने के बाद वो रोते हुए हरगोबिंद को अपने मायके के लिए एक संदेश देती है। एक ऐसा संदेश जो किसी के भी दिल को चीर दे। वो कहती है, माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी करके और बच्चों की जूठन खाकर पेट पाल लूंगी, पर यहाँ अब और नहीं रह सकती। सोचिए, एक हवेली की मालकिन रह चुकी औरत के लिए ये कहना कितना मुश्किल रहा होगा कि वो बच्चों की जूठन खा लेगी। ये उसके स्वाभिमान की, ये सिर्फ उसकी गरीबी नहीं बल्कि उसके टूटे हुए स्वाभिमान की चीख है। और आगे वो कहती है, अगर माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर तालाब में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं। हाँ। यह कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ती है और रास्ते के खर्च के लिए अपने आंचल से एक पुराना मुड़ा तोड़ा 5 रुपए का नोट निकाल कर देती है, जिसे देखकर हरगोबिंद का कलेजा कांप जाता है। और वो पैसे लेने से मना कर देता है। हाँ। और यहीं से हरगोबिंद का किरदार बदलना शुरू होता है। अब वो सिर्फ एक पेशेवर संदेशवाहक नहीं है। नहीं। बड़ी बहुरिया का दर्द, उसके आंसू अब हरगोबिंद का अपना दर्द बन गया है। वो अब सिर्फ संदेश नहीं बल्कि एक भारी बोझ लेकर वहां से निकलता है। हाँ, ट्रेन में बैठते ही उसके कानों में बड़ी बहुरिया के शब्द गूंजने लगते हैं। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, मैं किसके भरोसे यहाँ रहूंगी। ये शब्द उसके दिल में कांटे की तरह चुभने लगते हैं। और यहीं उसके अंदर एक जबरदस्त कश्मकश शुरू होती है, एक नैतिक दुविधा। यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। दशह उसी भाव के साथ पहुंचाओ, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। यह उसकी नौकरी है।
उसकी जिम्मेदारी है। और दूसरी तरफ है गांव की इज्जत का सवाल। हाँ। बड़ी बहुरिया कोई आम औरत नहीं है, वो उस गांव की इज्जत है, गांव की लक्ष्मी है। अगर हरगोविंद जाकर ये सच बता देगा कि हमारे गांव की लक्ष्मी भूखी मर रही है, उसे खाने को अन्न नहीं है, तो ये सिर्फ उसके देवरों की नहीं बल्कि पूरे गांव की नाक कट जाएगी। पूरे गांव की बदनामी होगी, लोग उस गांव पर थूकेंगे। हाँ। और यही रेणु जी की खूबी है, वो दिखाते हैं कि इंसान के लिए कभी कभी सामाजिक इज्जत और सामुदायिक पहचान उसके अपने व्यक्तिगत कर्तव्य से भी बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ गांव की नहीं, हरगोविंद की अपनी इज्जत का भी सवाल बन गया था। हाँ, अगर वो ये संदेश सुनाएगा तो संदेश सुनाने वाले पर भी तो उंगली उठेगी। इसी उधेड़बुन में वो बड़ी बहुरिया के मायके जलालगढ़ पहुंचता है। वहां उसका खूब आदर सत्कार होता है। हाँ, लोग उसे पहचानते हैं, उसे भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है। और फिर वो पल आता है जिसका उसे डर था। बड़ी बहुरिया की माँ पूछती है, बिटिया कैसी है, कोई संदेश लाई हो? और उसे एक पल में हरगोविंद फैसला कर लेता है। उसका दिल कांप जाता है, जबान लड़खड़ा जाती है, वो सच नहीं बोल पाता। गांव की इज्जत उसके संवदिया धर्म पर भारी पड़ जाती है। हाँ। वो एक बड़ा झूठ बोल देता है। कहता है बड़ी बहुरिया सुख में है, हवेली की मालकिन है, भगवान की दया से सब ठीक है। बस इतना ही नहीं, वो और जोड़ता है, बस दशहरे पर गंगा स्नान के लिए आने को कहा है। ये झूठ बोलकर उसे ऐसा लगता है जैसे उसने पाप कर दिया हो। हाँ, उसे अपना खाया हुआ स्वादिष्ट भोजन भी जहर जैसा लगने लगता है और अपराध बोध के मारे वो रात भर सो नहीं पाता। ये बहुत दिलचस्प है। उसने झूठ बोलकर अपने पेशेवर धर्म को तोड़ा, लेकिन शायद एक बड़े मानवीय धर्म को निभाया। मतलब उसने एक माँ को उसकी बेटी की दुर्दशा का सच बताकर दुखी करने से बचा लिया। लेकिन इस सबसे बढ़कर उसने अपने गांव की इज्जत को बचाया। लेकिन इस झूठ की कीमत उसे खुद चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, मानसिक पीड़ा के रूप में। वो कीमत चुकाता भी है। वो वहां से वापसी के लिए पैसे भी नहीं मांगता। भूखा प्यासा थका हारा पैदल ही अपने गांव की ओर चल पड़ता है। रास्ते भर खुद को कोसता है कि अब वो बड़ी बहुरिया को क्या मुंह दिखाएगा। हाँ, उसने तो उसका संदेश पहुंचाया ही नहीं। वो लगभग बेहोशी की हालत में बड़ी हवेली पहुंचकर दरवाजे पर गिर पड़ता है। और यहाँ कहानी एक पूरा चक्र पूरा करती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वही बड़ी बहुरिया जिसका संदेश वो नहीं दे सका, खुद उसकी सेवा कर रही है, उसे दूध पिला रही है। हाँ, और ये दृश्य हरगोविंद को पूरी तरह तोड़ देता है। होश में आते ही वो अपराध बोध से भर जाता है और बड़ी बहुरिया के पैरों में गिरकर रोने लगता है। वो सारा सच उगल देता है। मुझे माफ करो बड़ी बहुरिया, मैं तुम्हारा संदेश नहीं कह सका। मैं ये नहीं कह सका कि हमारे गांव की लक्ष्मी बथुआ साग खाकर जी रही है। और फिर वो एक संकल्प लेता है। हाँ, ये कहानी का क्लाइमैक्स है और हरगोविंद का रूपांतरण भी। वो कहता है, तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हूं। मैं अब निठल्ला नहीं बैठूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। वो एक संदेशवाहक से एक बेटे की, एक रक्षक की भूमिका में आ जाता है। और हरगोविंद का ये समर्पण, ये अपनापन देखकर बड़ी बहुरिया का मन भी बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि वो उस गांव में अकेली नहीं है, उसे एक सहारा मिल जाता है। वो समझ जाती है कि अब उसे गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। कहानी यहाँ खत्म होती है, पर असल में सोचने का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि संवदिया जैसा किरदार आज के दौर में कितना प्रासंगिक है। एक तरफ गांव वालों की नजर में वो एक निठल्ला, कामचोर और पेटू इंसान है। हाँ, उनके लिए कहावत भी है कि संवनिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है। बिल्कुल। हाँ, मतलब वो मेहमान बनकर जाता है, पेट भरकर खाता है और बिना किसी चिंता के सोता है। लेकिन इस कहानी में हरगोविंद के साथ ठीक इसका उल्टा हुआ। एकदम उल्टा। वो चिंता के मारे न खा सका न सो सका। सही बात है। ये कहानी इस धारणा को तोड़ती है। ये दिखाती है कि एक अच्छा संवेदिया सिर्फ शब्द नहीं पहुंचाता, वो भावनाओं का वाहक होता है। उसे संदेश के हर शब्द और उसे कहने के लहजे को याद रखना पड़ता है। अच्छा। वो संवाद पहुंचाते समय उसी भाव से रोता या हंसता है जैसा संदेश भेजने वाले ने किया था। वो एक तरह का, कह सकते हैं, ह्यूमन इमोजी था। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात कही आपने, ह्यूमन इमोजी। तो आज के डिजिटल इंडिया के दौर में, जहां हमारे पास व्हाट्सएप, ईमेल, वीडियो कॉल है, क्या एक संवदिया की कोई भूमिका हो सकती है? सूचना तो अब पलक झपकते पहुंच जाती है। देखिए, सूचना पहुंचाने की भूमिका तो खत्म हो गई है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन मानवीय संवेदनाओं को पहुंचाने में आज भी इंसान की जगह कोई मशीन नहीं ले सकती। सही बात है। एक व्हाट्सएप मैसेज में वो दर्द या वो आंसू नहीं दिखते जो हरगोबिंद अपनी आंखों और आवाज से बयां कर सकता था। मतलब टेक्नोलॉजी जानकारी दे सकती है लेकिन एहसास नहीं दे सकती। बिल्कुल। किसी का खुद आकर कोई खबर देना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आज भी ज्यादा व्यक्तिगत और ज्यादा सुकून देने वाला लगता है। हाँ, शायद यही वजह है कि आज भी हम अहम मौके पर खुद जाकर मिलना पसंद करते हैं, बजाय एक मैसेज भेजने के। बिल्कुल। हरगोबिंद ने आखिर में जो किया वो कोई व्हाट्सएप नहीं कर सकता था। उसने सिर्फ एक संदेश नहीं दिया, उसने एक रिश्ता बनाया। उसने बड़ी बहुरिया को ये भरोसा दिलाया कि मैं हूँ। ये भरोसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती। सही। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि संवाद का असली मतलब सिर्फ सूचना का आदान प्रदान नहीं, बल्कि मानवीय जुड़ाव है। सच कहा। हरगोबिंद ने अपनी ड्यूटी को एक नए स्तर पर परिभाषित किया। उसने गांव की इज्जत बचाई, बड़ी बहुरिया का सम्मान बचाया और अंत में एक टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने का काम भी किया। बिल्कुल। एक निठल्ला समझा जाने वाला आदमी कहानी का असली नायक बन गया। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि समाज में जिसे सबसे छोटा या महत्वहीन समझा जाता है, कभी-कभी वही सबसे बड़ा और जरूरी काम कर जाता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज के व्हाट्सएप और ईमेल के जमाने में हमने संदेशों के पीछे छिपे भाव को खो दिया है? क्या स्पीड और सुविधा की इस दौड़ में हम उस मानवीय स्पर्श को पीछे छोड़ाए हैं जो हरगोबिंद जैसे संवदिया अपने साथ लेकर चलते थे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।